हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर सरप्लस को। तो इसकी आगे की कड़ी में हम इसके महत्व को जानते हैं कि उपभोक्ता की बचत के महत्व क्या क्या होते हैं। अब हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब उपभोक्ता की बचत की हम बात कर रहे थे तो इसको मापने की कठिनाइयाँ भी हमने पढ़ी थी, उसकी कुछ आलोचनाओं के बिंदु पढ़े थे, है ना। तो कुछ अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत की अवधारणा की कड़ी आलोचना की, परंतु इसके वास्तविक रूप में इसका अध्ययन व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो उपभोक्ता की बचत के महत्व को दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला तो एक इसका थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस होती है और फिर एक प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस में आते हैं तो इसका महत्व हमको दिखाई जो देता है वो विनिमय के क्षेत्र में इसका महत्व है। तो जानते हैं विनिमय के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। तो उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता को विनिमय से प्राप्त होने वाले प्रॉफिट का ज्ञान कराती है। और अनेक बार हमको यह ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि हमने केवल न्यूज़पेपर के लिए केवल हम 2.5 रुपये में ख़रीदते हैं, या फिर हम माचिस को 50 पैसे या 1 रुपये में ख़रीदते हैं, और नमक को 5 रुपये या 10 रुपये किलो में ख़रीदते हैं। परंतु कभी कभी ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, तो इनके ज़्यादा जो कीमत है इनको देने के लिए तैयार होनी पड़ती है। तो इस प्रकार उपभोक्ता की बचत का विचार उपभोक्ता को इस स्थिति से अवगत कराता है कि उसको विनिमय से कितना लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। अब दूसरा इसका थ्योरेटिकल अप्रोच में ही दूसरा जो इसकी इम्पोर्टेंस आती है वो आती है कि उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में महत्व। तो उपभोक्ता की बचत की सहायता से हम किसी भी वस्तु के उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य के जो डिफरेंस है उसको समझ सकते हैं। तो ऐसी हमारे जीवन में अनेक वस्तुएं होती हैं जिनका विनिमय मूल्य तो बहुत कम होता है, लेकिन उसका उपयोग मूल्य ज़्यादा होता है। जैसे कि हमें कह लें, हम सॉल्ट का उदाहरण लेते हैं। हमारे पास जो माचिस होती है, हमारे पास जो बुक्स होती हैं, पेन होता है, पानी है, हमारे पास जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, इन सभी वस्तुओं के बदले जितना मूल्य जो हम पे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उपभोक्ता को इनसे यूटिलिटी प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के उपयोग से उपभोक्ता की बचत अधिक होती है। इस प्रकार इनसे हम यह कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता उसके लिए दी जाने वाली कीमत के बराबर होती है। ठीक है। तो ये इसकी थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस थी। अब दूसरा आता है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। तो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस में पहला जो होता है वो होता है कि कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्टडी, कि जहाँ हम तुलनात्मक आर्थिक अध्ययन करते हैं वहाँ पर ये सहायक है। तो उपभोक्ता की बचत से हम किसी भी दो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस की तुलना की जा सकती है, और अन्य बातों के समान रहने पर अधिक आर्थिक उन्नति और अधिक उपभोक्ता की बचत को हम प्रतीक कर सकते हैं इससे। फिर दूसरा इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच में जो आता है कि एकाधिकारी मूल्य निर्धारण करने में सहायक होती हैं यहाँ पर। तो एकाधिकारी यह देखता है कि जिन वस्तुओं से उपभोक्ता की बचत अधिक होती है वो उनका मूल्य अधिक रखता है ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मूल्य को ज़्यादा करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि वस्तु का मूल्य कहीं इतना ज़्यादा ना हो जाए कि उपभोक्ता बचत पूर्ण रूप से यहाँ पर ख़त्म ही हो जाए। तो यहाँ पर जो है एकाधिकारी का अस्तित्व है या एकाधिकारी की प्रतियोगिता है वो खतरे में यहाँ पर पड़ सकती है ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका बड़ा महत्व है। फिर उपभोक्ता की बचत किसी भी देश के लिए इंटरनेशनल ट्रेड से प्राप्त होने वाले लाभों की माप करने में मदद करती है। प्राय हर देश विदेश में इन्हीं वस्तुओं का आयात करता है जो कि उसके पास स्वयं के देश में कम मात्रा में और महंगी उपलब्ध होती है। ऐसी स्थिति में देश में वे वस्तुएं सस्ती मिलने लगती है और जिनका कि हम आयात किया जा रहा है। और इसके कारण क्या होता है, उपभोक्ता ऐसी वस्तु के मूल्य कम देता है जिससे कि उसकी बचत अधिक होती है। इस प्रकार उपभोक्ता की बचत में कमी होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है एक तरह से लॉस
माना जाता है और उपभोक्ता की बचत अधिक होने पे अंतर्राष्ट्रीय हमारे इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रॉफिट माना जाता है ना। फिर टैक्स पॉलिसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी ये सहायक है। तो टैक्स पॉलिसीज़ में किस तरह सहायक है, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्सों का प्रभाव जो है सीधा कंज्यूमर की सेविंग्स पर पड़ता है, हमें जानता है। इससे हमारे जो है उत्पत्ति नियम के अंतर्गत अलग अलग तरह से बताया गया, यदि करारोपण के परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता को बचत कम होती है, और लेकिन इसके साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में आय भी प्राप्त होती है। यदि कर से प्राप्त अतिरिक्त आय की उपयोगिता उपभोक्ता की बचत से होने वाली कमी से अधिक है तो ऐसे में कर अच्छा माना जाएगा। लेकिन यदि कर ऐसा है कि उपभोक्ता की बचत में कमी अधिक होती है और अतिरिक्त आय की उपयोगिता और अपेक्षाकृत इससे एडिशनल इनकम की यूटिलिटी से करें तो ऐसा अच्छा नहीं होता है। इससे अलग अलग नियम जो है निकल के आते हैं, जैसे वृद्धि नियम है, लागत ह्रास नियम है, समता नियम है, ये अलग अलग नियम आते हैं जो कि हम बाद में इनको पढ़ेंगे, है ना। फिर इसमें जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि विभिन्न राष्ट्रों की तुलना इससे आसानी से की जा सकती है। अब जब हम जिस प्रकार एक राष्ट्र की विभिन्न समय में तुलना की जा सकती है, उसी प्रकार एक ही समय में विभिन्न राष्ट्रों की क्या एक्चुअल में कंडीशन है, इसका ज्ञान भी उपभोक्ता की बचत के माध्यम से हो सकता है। तो जिन राष्ट्रों में उपभोक्ता की बचत अधिक है वे अधिक उन्नत, समृद्ध हैं और विकसित हैं, और उपभोक्ता की बचत वाले और कम उपभोक्ता की बचत वाले राष्ट्र जो है प्राय पिछड़े हुए हैं, कम उन्नत हैं और विकासशील हैं, है ना। तो यहाँ पर कंपैरिजन करना बड़ा आसान होता है यहाँ पर। फिर इसमें नेक्स्ट आता है कि मूल्य परिवर्तन का प्रभाव। तो विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का उपभोक्ता पर प्रभाव जानने के लिए उपभोक्ता की बचत का हम स्टडी करते हैं। तो मूल्य परिवर्तन में जब कीमत में वृद्धि होती है तो प्राय उपभोक्ता की बचत कम होती है, सिंपल सी बात है। और इसके विपरीत अगर विपरीत स्थितियाँ होती हैं तो मूल्य कम होने पर उपभोक्ता की बचत ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार उपभोक्ता की बचत और उपभोक्ता पे पड़ने वाले इफ़ेक्ट को यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो ये तो मैंने कुछ बताया आपको कि क्या इसके महत्व हो सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं आता है। सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। और फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे किस तरह के क्वेश्चन की उपभोक्ता की बचत की परिभाषा दीजिए, है ना। अब फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि उपभोक्ता की बचत की कोई दो मान्यताएं बताइए, या उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की कोई उपभोक्ता की बचत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है कैसे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ये पूछ लिए जाते हैं। इसकी आलोचनाएं के बिंदु पूछ लेंगे, या इसकी दो कठिनाइयाँ बताइए, ये भी पूछ लिया जा सकता है। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल बचत में मूल अंतर क्या है, ये पूछ लिया जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में या 5 नंबर में। तो इसको आप इस चैप्टर को इसी तरह तैयार करें। और इसमें जो अवधारणा वाला विशेषकर है कि इसकी क्या अवधारणा है बचत की, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा, ओल्ड कंसेप्ट वर्सेस न्यू कंसेप्ट, इसको भी ध्यान से देखें, क्योंकि ये कंसेप्ट भी छोटी चीज़ में पूछ लिया जाता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, एक न्यूमेरिकल डाल दिया जाता है, वो टोटल यूटिलिटी की कुल उपभोक्ता की बचत, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल सेटिस्फेक्शन। तो छोटा सा आ जाता है, घुमा फिरा के इसको दे देते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और इसके अर्थ को अच्छी तरह से देख लें। पूछा जाता है तो बेसिकली अर्थ ही पूछा जाता है, या
अर्थ से मेरा मतलब है कि इसकी परिभाषा है ना, डेफिनेशन क्या है, ये पूछ जाते थे। इनको इस तरह से आप तैयार कर लीजिए।